स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स में और इसे ध्यान से समझिए और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स लाइक एक ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली ये एग्जांपल भी नहीं है अगर हम बोले तो। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग N2O5 का डिकम्पोजिशन 12 मिनट में हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पे एंड 5 आवर्स लगते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ज़ीरो है तो 10 डेज़। ये एग्जांपल ये शो कर रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, रेट रिएक्शन को होने में जो टाइम लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है, मिनट्स, आवर्स, डेज़। मीन्स हमें ये क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन का कहीं ना कहीं टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रिएक्शन विल बी फास्ट और टेम्परेचर लो होगा तो रिएक्शन विल बी स्लो। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो ऑब्जर्व किए उनका रेट इंक्रीज हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। रेट इंक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर, या आप इसे जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एक कॉमन एग्जांपल हमने घर पे देखा है, अगर आप बीकर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो गर्म पानी में शुगर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, अर्हीनियस इक्वेशन। ये शो करता है किसी भी रिएक्शन का होना एट टेम्परेचर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर और रेट का रिलेशन बताता है ये। एंड दिस फॉर्मूला इज़ के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। These equations are important, both equations are important। जस्ट जो क्वेश्चन जस्ट न्यूमेरिकल से इजीली हो जाए वो हम कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ये लॉग वाली फॉर्म से होते हैं और सम क्वेश्चंस होते हैं हमारे के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो आई सजेस्ट कि दोनों याद रखिए। यहाँ देख के हमें ये समझ आ रहा है के इज़ अ रेट कांस्टेंट हेयर जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर के ऊपर है टी नीचे है, सर ये डायरेक्टली कैसे हो गया। तो इसमें हम आपको बोलेंगे कि बीच में नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव की वजह से अगर आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं, एक तो शॉर्टकट सोचने का ये है कि माइनस है तो वो प्लस हो गया, मतलब डायरेक्ट हो गया। दूसरा तरीका सोचने का ये है कि सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है 100, उसमें से कुछ डिक्रीज़ करना है, माइनस करना है। अब वो माइनस करने वाला नंबर अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मैथमेटिकली अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा, तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता है तो इन दैट केस नेट वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आंसर कम होता जा रहा है। तो मान लेते हैं पहले था 30, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, आगे वाला तो कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई 20। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, अब वैल्यू और कम हो गई 10। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो नेट वैल्यू का क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है, इंक्रीज़। 100 माइनस 30 इज़ 70, 80, 90। तो आप देखिए नेट आंसर बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने में। तो एक इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा ऐसे कि अगर माइनस साइन है तो इन्वर्स वाला डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट वाला इन्वर्स हो जाता है। प्लस साइन है तो डायरेक्ट डायरेक्ट रहता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा इस इक्वेशन को हम डिटेल में समझते हैं कि रिएक्शंस का एक्चुअली होता कैसे, रिएक्शन का होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डीपली समझना है वो सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे हम गैशियस स्टेट में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी इसे डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें पता करना कि रिएक्शन का अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है
या उनका काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वी सजेस्ट अ कर्व, हम एक कर्व, अब गैशियस स्टेट में तो ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, बट इन अवर केमिकल काइनेटिक्स वी कंसर्न विद काइनेटिक एनर्जी। वैसे वेलोसिटी का कर्व और काइनेटिक एनर्जी का कर्व ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस मैथमेटिकली थोड़ा सा पीक और कर्व में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम रखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मान लेते हैं 10 20 लाइक दिस। और उसके बाद ये इस इधर एक्सेस पे क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बाद ये हाईलाइट कर देते हैं। तो वी गेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी कर्व। अब हम कुछ एक सिचुएशन समझते हैं। सपोज़ हम आपसे बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें लोग चल रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सपोज़ एकदम से एक अफवाह उड़ गई, और वो अफवाह उड़ गई कि इट हैज़ दिस प्लेस हैज़ सम बॉम्ब। तो ऐसे र्यूमर्स को हम होक्स बोलते हैं। तो ये ऐसा होक्स उड़ गया कि बॉम्ब। अब एट वंस क्या होगा, लोग रैंडमली इधर उधर मूव करने लगेंगे। तो जब रैंडमली इधर उधर मूव करने लगेंगे तो अब आप खुद सोचिए, सपोज़ हम कुछ स्पीड का पैरामीटर बनाते हैं यहाँ पे कि लेट से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 10 से, मॉलिक्यूल्स नहीं अभी पर्सन है, 0 to 10 के ऐसे कर लेते हैं 5 to 10 की स्पीड में कितने लोग होंगे, या 10 to 20 की स्पीड में कितने लोग होंगे, या मैक्सिमम स्पीड 40 से 50 की स्पीड में कितने लोग होंगे। तब आप इसको ईजिली समझ सकते हैं इस बात को कि कभी भी किसी भी जगह पे मैक्सिमम स्पीड से मूव करने वाले लोग बहुत कम होंगे और मिनिमम स्पीड से मूव करने वाले लोग बहुत कम होंगे, और नॉर्मल जो मिड रेंज वाली स्पीड है इससे मूव करने वाले लोग सबसे ज़्यादा होंगे। तो एक्चुअली हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी कहीं भी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसी ग्राउंड में जहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा, या ट्रेड फेयर एग्जांपल ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का नॉर्मली लोगों का जो मोशन होगा एवरेज ज़्यादा होगा और कम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग भी कम होंगे और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले लोग भी कम होंगे। प्लस हम एक एग्जांपल अपना क्लास में ही ले लेते हैं, या सपोज़ कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका ले लेते हैं। तो उस कंपटीशन में सपोज़ स्कोर अगर हम देखें तो 10 से 20% स्कोर की बात करें और 90 to 100% की स्कोर की बात करें, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उसमें से 10 से 20% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे और 90 से 100% स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी कम होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट एक मिड रेंज में लाई करेंगे। तो ये सब आइडिया हम आपको बस इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ आ जाए। तो इस कर्व से भी हमें समझ आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो कम एनर्जी से मूव करेंगे उनका नंबर बहुत ही कम होगा, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी से मूव करेंगे उनका नंबर भी कम होगा, और नॉर्मल स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा होगा। तो प्रैक्टिकली ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि कम स्पीड काइनेटिक एनर्जी, और स्पीड एक ही बात है, कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम है और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है। इसे थोड़ा और ढंग से बनाते हैं इस ग्राफ को, इट शुड बी लाइक दिस। तो अब ऑब्जर्व करते हैं, कम स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स कम है और ज़्यादा स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है। ये कर्व थोड़ा सा नीचे बनाना था, तो दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ क्योंकि जो लेवल यहाँ होगा वही लेवल, हाँ अब ठीक है। और ये जो स्पीड है इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे इस काइनेटिक एनर्जी पे।
तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते थे, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हम स्टूडेंट कई बार गलत समझ लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो होगी जो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। नहीं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी जिस एनर्जी से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल से भी समझते हैं इस बात को। अगर क्लास में ओवरऑल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 28 और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 65, और लेट्स से एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है केमिस्ट्री का, और उसके बाद मैक्सिमम जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर आ रहा है 35। तो अब इस एग्ज़ाम्पल को से हमें ये समझ आया कि जो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स हैं वो 35 है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 35 आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि 65 इज़ मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबल है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास में आ रहे हैं। ऐसी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो होगी जिस एनर्जी से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और अब हमें इस ग्राफ के आगे वाले पॉइंट पे जाते हैं। आप खुद सोचिए इस बात को कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जैसे क्लास में, पहले क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन लिया था क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो फिर उसी एग्जांपल को दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ क्लास में 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे आउट ऑफ 70 टोटल, लिख भी रहे हैं, मैं स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ ताकि आप फोकस करिए कि हो क्या रहा है। 70 में से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे 10, और उसके बाद 35 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे 30, और 65 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे 10। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन से बच्चों की होगी, जो 65 मार्क्स ला रहे हैं या जो 35 ला रहे हैं, जो 30? देखिए, वी नेवर नो, हो तो कुछ भी सकता है। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि एनीथिंग कैन हैपन। बट हम अभी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि कौन सा स्टूडेंट का कंपटीशन में अच्छा क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि जो ये 65 मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे ला रहे हैं, इनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेम वे, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो अगेन आपका ऑब्वियस आंसर आएगा विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो ग्रीन वाले पोर्शन में मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, इनके चांसेस ज़्यादा होंगे रिएक्शन में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के, या रिएक्शन को होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो ये होंगे। तो यहाँ से हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा है, और हम आपको बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट को आप लिख भी लीजिए। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया है, दिस स्टेटमेंट लिखा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा एन बाय एन। तो यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। मॉलिक्यूल्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हैव हायर चांसेस टू इन्वॉल्व इन रेट ऑफ रिएक्शन, या इफेक्ट रिएक्शन के होने में। मॉलिक्यूल्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन के होने के लिए, फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन। या मैं दोनों बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगी कि आई एम सेइंग बोथ स्टेटमेंट। तो आई होप ये कर्व समझ आया हमें। सेम वे, अब क्या हुआ, दोबारा इसी कर्व को हम फिर एनालाइज करते हैं। अब सेम कर्व दोबारा क्या किया, टेम्परेचर चेंज करके कर्व को ऑब्जर्व किया गया। तो सपोज़ हमें पहले यहाँ पे मेंशन है कि वी हैव दिस वैल्यू, और कर्व हम इनिशियली एक कर्व ड्रॉ कर चुके हैं, और वो कर्व हमारा ऐसा था, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो दिस कर्व इज़ लाइक दिस, और हमें समझ आ गया है कि
वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और आपका जो वाई एक्स एक्सिस है इस पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये नॉर्मल कर्व था, और सपोज दिस इज अ T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1, या हम चलो ठीक है अभी ये डिस्कस करते हैं। तो अब मान लीजिए कि क्लास में स्टूडेंट्स पे प्रेशर आया, सभी कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट के 2 महीने की बात करते हैं। अब अगर लास्ट के 2 महीने में आप देखेंगे, बिगिनिंग में बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा होता है, लेकिन लास्ट के 2 मंथ में एक एग्जामिनेशन फैक्टर होता है जिसे हम कैटलिस्ट बोलेंगे, ये बच्चों का स्टडी का रेट बढ़ा देता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन टेस्ट डाल दिया। अभी क्लास में कुछ मेंशन नहीं है कि अगले 6 महीने पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे ये लॉकडाउन सिचुएशन है, इसमें अभी लोगों को पता ही नहीं है पेपर कब है, या जैसे अभी क्या था कि अनसर्टेन था मेंस का पेपर कब है, नीट का पेपर कब है, तो ये कुछ आइडिया ही नहीं है लोगों को। तो आराम से नॉर्मली लोग काम कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके का ही ग्राफ आ रहा है, कुछ बच्चे बहुत ही कम काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक नॉर्मल उससे काम कर रहे हैं। बट अब क्या हुआ, सपोज एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई, तो इट इज़ कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट हो गया। तो नीट का या मेंस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस होते ही अब क्या होगा, ऑल स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग हार्ड। जैसे ही वो मेहनत करना चालू करेंगे, तुरंत क्या होगा, अब आए एक टेस्ट होगा। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे, अब क्या हो रहा है, अब अगर देखा जा रहा है, अब अगर पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे 0 to 10 मार्क्स ला रहे हैं, कितने बच्चे 10 से 20 मार्क्स ला रहे हैं, और कितने बच्चे 65 to 70 ला रहे हैं। तो एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है और क्लास में बच्चे हैं 50, तो अब हम बोलेंगे 0 to 10 के बीच में बच्चे हैं 5, 10 से 20 के बीच में बच्चे हैं 5, और अगर बात करें तो 40 to 50 के बीच में बच्चे हैं 40। ये तो यहीं 50 हो गए, तो कम कर देते हैं, तो इसमें मान लेते हैं 35, और 65 से 70 के बीच में 30 कर देते हैं 10। तो आप देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स पहले बच्चे ला रहे थे 65, 60 से 65 में 10 बच्चे थे, अब 65 से 70 में 10 बच्चे आ गए, बढ़ गए, और एवरेज मार्क्स लाने वाले बच्चों के नंबर बढ़ गए, और कम लाने वालों के कम हो गए। मींस कोई ऐसा तरीका जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, जैसे कि कैटलिस्ट अब, और या फिर टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर जैसी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रेंज थी मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब उसकी वजह से देखिए कर्व कैसा आ रहा है, अब हमारा कर्व बनेगा लाइक दिस। तो लेट्स ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, तो हम रेड कलर चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो कर्व हमारा स्टार्ट हुआ है, देखिए वो कैसा हुआ है, इट्स लाइक दिस। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, रुको। हम्म इसमें थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ गया, ऐसा करते हैं, ये ब्लैक वाले कर्व को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि ये ज़्यादा स्टीप ना जाए। तो इनिशियल कर्व हम बना रहे हैं लाइक दिस, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये कर्व जा रहा है हमारा इधर ऐसे, और जो दूसरा कर्व है हमारा टेम्परेचर, ये T1 पे था, T2 टेम्परेचर पे जो कर्व जाएगा हमारा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा स्लो पानी आ रहा है, सही। इट वुड बी लाइक दिस। तो यहाँ जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ब्लैक वाला जो ग्राफ है लोअर टेम्परेचर पे, इसमें काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल वाले का लेवल पहले आ रहा है, और अगर दूसरा टेम्परेचर T2 लेते हैं, उसमें जो लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा आगे आ रहा है, और थोड़ा सा स्टीप सा आ रहा है, मतलब पता करना मैक्सिमम मुश्किल है। यू कैन से जो रेंज है, अगर बेसिकली आप जो रेंज देखेंगे,
तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का लाई करने का रेंज जो है वो ये 3 हाइलाइटर मैंने ड्रॉ किया इसमें। बट अगर हम रेंज देखें ब्लू वाले T2 टेम्परेचर पे, तो पहले T2 टेम्परेचर हाईलाइट कर देते हैं, ये कर्व आया T2 पे। तो अगर इधर हम रेंज देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड रेंज है जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होने की वजह से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये कर्व आता है। तो यू कैन से कि T2 टेम्परेचर जो बेसिकली जो हमारा T2 टेम्परेचर है वो T1 से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है 10 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ये T1 टेम्परेचर के इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाते हैं। तो अगर इसको ऐसे ग्राफ वाइज भी शो कर सकते हैं, इसमें ये वाला पॉइंट है और T2 टेम्परेचर पे जो पॉइंट है वो ये है। तो यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल। मैक्सिमम स्पीड वाले पहले 5 बच्चे थे, अब 10 हो गए, यानी कि मैक्सिमम स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल अगर x थे तो 10 डिग्री बढ़ाने पे 2x हो जाते हैं। दैट्स वाई जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डबल। तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिल रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एवरी 10 डिग्री राइज, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। जो रिएक्शन के होने का रेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, जनरली डबल होता है। केमिस्ट्री में वी यूज़ वर्ड जनरली बिकॉज एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। अब ये डबल क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे, शोइंग इफेक्टिव कोलिजन डबल्स, तो मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे वो डबल हो जाते हैं। तो मान लेते हैं पहले 5000 मॉलिक्यूल थे, वैसे कम बोल रहा हूँ मैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि वो कोलिजन जिनका रिजल्ट है, जैसे आप पूरे दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं बट इफेक्टिवली उसमें 2 या 3 आवर्स है, तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं बट उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वही रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग इफेक्टिव कोलिजन डबल, तो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको बोलेंगे याद ही कर लीजिए। प्लस यहीं पे एक और स्टेटमेंट आता है, तो टेक इट एज स्टेटमेंट 1। ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद इस टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत बड़ा बोरिंग हो जाता है वीडियो, तो छोटे छोटे वीडियो बनाओ। बट अब क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो एक साथ ही कवर करने पड़ते हैं, इसलिए। तो आप भी देखिए कि शुरू में के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम इंक्रीज़ करेंगे, तो जैसे मान लो आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं और इफेक्टिवनेस उसमें 2 आवर्स आ रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि 4 आवर इफेक्टिवनेस के लिए आपको 8 घंटे पढ़ना है। आप अगर 4 को इंक्रीज़ करके 5 या 5.5 घंटे कर देंगे तो उसमें से इफेक्टिव आवर्स आपके 4 आवर्स आ जाएंगे। तो ये स्टडी में भी ये बात अप्लाई होती है। कई बार बच्चों को लगता है कि ज़्यादा आउटपुट लाने के लिए, डबल आउटपुट लाने के लिए डबल मेहनत, नहीं। शुरू की जो मेहनत है उसके बाद जस्ट थोड़ा स्लाइट इंक्रीज़ भी वर्क करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में इतने कोलिजन होते हैं कि रिएक्शन के होने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो नॉर्मली एनी मॉलिक्यूल या एनी रिएक्शन, जैसे अगर हम एग्जांपल बोलें, जैसे कि वुड है, वुड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इतने कोलिजन हो रहे होते हैं कि वो मॉलिक्यूल अपने आप ही वुड में आग लग जानी चाहिए। मतलब कोई घर में जितनी भी चीज़ें सब बर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि उनमें उतने कोलिजन हो रहे होते हैं जितने बर्न करने के लिए, कंबशन के लिए ज़रूरी है। तो नॉर्मली एनी रिएक्शन है सफिशिएंट कोलिजन सो एज टू अकर अ रिएक्शन, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रख दें तो अपने आप अमोनिया बन जाना चाहिए। तो कई केसेस में अगर रिएक्शन हो जा रही है अपने आप और नहीं हो रही है, तो उसका फ़र्क क्या है? जबकि रिएक्शन अगर कोलिजन चाहिए 10⁻⁵ तो नॉर्मली 10⁻10 हो रहे होते हैं। तो अब आप इसका आंसर ईजिली देख सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि नॉर्मली 2 घंटे डेली पढ़ना सफिशिएंट है, लेकिन बच्चे 4-4, 6-6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वाई? इफेक्टिव स्टडी 2 आवर्स, व्हेन आई एम सेइंग 2 आवर्स, इसका मतलब इफेक्टिवली स्टडी करनी है, तो वो इफेक्टिव स्टडी के आवर्स होने चाहिए। तो नॉर्मली एनी रिएक्शन है सफिशिएंट कोलिजन सो एज टू अकर अ रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन हो जाए। बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। देयरफॉर रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट
इसीलिए सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती. देयरफॉर ऑल रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर. इसीलिए सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होती. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव कोलिजन होने का मतलब क्या है. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी. तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं खींचते हुए बस हम बताते हैं कि इस लेक्चर में हमने कवर किया है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, और एक्चुअली रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन से होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो ये स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इन एनी रिएक्शन molecules moving with maximum speed are responsible. In any reaction, molecules moving with maximum speed, molecules with maximum speed या kinetic energy increases rate of reaction. ये reaction का rate increase करते हैं. Thank you.